हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कॉर्पोरेट ऑफ कोरोना। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल। आज दो बड़ी कंपनीज हमारे साथ शो में जुड़ेंगी। पहली कंपनी है क्रेडिट रेटिंग की केयर रेटिंग्स और ऑटो एंसिलरी सेक्टर की कंपनी मिंडा इंडस्ट्रीज। दोनों कंपनी के नतीजे आगे आउटलुक पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले एक बार नजर क्विकली बाजार पे डाल लेते हैं। बाजार में भारी गिरावट के बाद संभलता हुआ दिख रहा है बाजार। निफ्टी 100 अंक सुधरकर 15,700 के पार इस वक्त ट्रेड करते हुए 80 अंक की फिलहाल गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स में भी 300 अंकों की रिकवरी हमने देखी। शुरू में जो गिरा भारी भरकम उससे रिकवर होते हुए दिख रहा है बाजार। आईटी को छोड़ दें तो सभी सेक्टोरल इंडेक्स में आज थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस दिख रहा है। चलिए आज फोकस करेंगे केयर रेटिंग्स। जी हाँ, क्रेडिट रेटिंग कंपनी केयर रेटिंग्स के नतीजे अभी आए। मार्च तिमाही में कंपनी ने दमदार नतीजे पेश किए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स रहे। कंपनी के मुनाफे 73% वहां पर ग्रोथ दिखी है। इसके अलावा आय भी 60% से बढ़कर 80 करोड़ रुपए यहां दिखी है। मार्जिन 23% से बढ़कर 38% तक रहा। तो अक्रॉस पैरामीटर्स नंबर्स स्ट्रांग दिख रहे हैं। आगे किस तरीके का आउटलुक है और क्या थे ग्रोथ ट्रिगर्स, ये जानने की कोशिश करेंगे। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ अजय महाजन हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। मिस्टर महाजन, गुड आफ्टरनून। ऑलवेज अ प्लेजर सर एंड कांग्रेचुलेशंस। बहुत बढ़िया स्ट्रांग परफॉर्मेंस रही इस क्वार्टर में आपकी। कहां से सबसे ज्यादा सपोर्ट आया और आगे किस तरीके का आउटलुक दिख रहा है सर? Good afternoon, Swati ji. Thank you very much for having me. It's always a pleasure and honor to talk to you. जिस तरह आपने कहा कि हमारा क्वार्टर 4 अच्छा था, अब देखिए उसमें जो सबसे बड़ा फायदा हमें हुआ वो यह कि अब पहले 3 क्वार्टर्स में बहुत म्यूटेड ग्रोथ थी बाजार में। जैसा लॉकडाउन खत्म हुआ, पहला लॉकडाउन खत्म हुआ, उसके बाद जो Q4 के अंदर ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ भी अच्छा रहा और थोड़ा बहुत उससे उसका फायदा हमको भी हुआ। लेकिन इसके बाद जो ये पहले क्वार्टर में थोड़ा सा डिफिकल्ट माहौल बना वापस कोरोना वायरस की जो सेकंड वेव आने के बाद, उससे हमारे थोड़ा ऑप्टिमिज्म कम हुआ। लेकिन हम अभी भी सोचते हैं कि जो बाकी साल है, जून जुलाई के बाद हर तरह से बिजनेसेस में बढ़ोतरी होनी चाहिए। ओवरऑल हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ की डायरेक्शन अपवर्ड दिखती है हमको। और हमको लगता है कि जो जैसा कि आप अपने शो में भी कह चुके हैं, कमोडिटी सुपर साइकिल एक अच्छी तरह से स्टार्ट हो रही है ग्लोबली। ग्रोथ बहुत अच्छी है। थोड़ा सा इन्फ्लेशन का फियर रहेगा और उसके कारण हो सकता है कि रिस्की एसेट्स में थोड़ी वॉलेटिलिटी आगे जाकर आए। लेकिन जहां तक हमारा बिजनेस का सवाल है, हम डेट को रेट करते हैं जैसा आप जानते हैं। और अगर इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी सी वापस आती है, 8-9% भी आती है फॉर द रेस्ट ऑफ द फुल ईयर, बेसिकली फॉर जैसा आप जानते हैं पहला क्वार्टर इज अ बिट ऑफ अ ग्रोथ थोड़ी सी वापस आती है, 8-9% भी आती है फॉर द रेस्ट ऑफ द फुल ईयर, बेसिकली फॉर जैसा आप जानते हैं पहला क्वार्टर इज अ बिट ऑफ अ वॉश आउट। बट अगर हम पूरे साल की ग्रोथ देखें, पहले हम 11.5% सोच रहे थे FY22 की ग्रोथ, अब हम 8.5 और 9 के बीच में सोच रहे हैं। और अगर ग्रोथ उस लेवल तक भी पहुंचती है तो कंपनीज काफी जाहिर है कि उनको डेट की जरूरत पड़ेगी, वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। और जैसे जैसे रॉ मटेरियल के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, कंपनीज की जो लागत है इन्वेंट्री के अंदर वो बढ़ेगी, तो उससे वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ेंगी। तो मैं ओवरऑल ऑप्टिमिस्टिक हूं FY22 को लेकर। पर मैं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म भी नहीं शेयर करना चाहता, क्योंकि आप जानते ही हैं कि पिछले 2-3 साल से इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी चैलेंज्ड है, इन्वेस्टमेंट डिमांड चैलेंज्ड है, कैपेसिटी में पैसे कम जा रहे हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग में। हम चाहते हैं कि सूनर और लेटर, गवर्नमेंट ने तो बहुत खर्चा किया है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर भी अब अपनी सप्लाई साइड बढ़ाए, अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाए। और उसके अगर वो आता है बाजार में तो रेटिंग एजेंसीज को बेनिफिट होगा और हमें भी बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि हम इस पे बहुत फोकस्ड हैं। बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं कि आप कॉशियस है थोड़े से, बट डिमांड यहाँ पर बढ़ने की जो उम्मीद हम कर रहे हैं, प्राइवेट कैपेक्स साइकिल, इन्वेस्टमेंट साइकिल किक इन होने की बात है, वहां पर अभी भी थोड़ी गुंजाइश है और वहां बढ़ने की जरूरत हम देख रहे हैं। इवन बैंक से हम बात करते हैं तो वो भी यही कहते हैं। बट सर, किस तरीके के क्लाइंट एडिशंस देखे गए इस क्वार्टर में? आगे भी जो कोर बिजनेस आपका रेटिंग का है, नॉन रेटिंग पर भी जो हमने पहले भी बात की थी अजय जी, कि आप उस पर बहुत फोकस बढ़ा रहे हैं और स्लोली वो एक बहुत स्ट्रांग रेवेन्यू स्ट्रीम आपके लिए बन के ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होगा। तो पहले तो मैं क्लाइंट एडिशन पर जानना चाहूंगी, उसके बाद नॉन रेटिंग बिजनेस पर क्या ग्रोथ देखी गई और कैसे आगे उसका आउटलुक है? बहुत अच्छे सवाल आपके स्वाति जी। मैं ये सबसे पहले बोलूंगा कि हमारे क्लाइंट्स जो हैं, हमने अच्छी तरह से फोर्थ क्वार्टर हमारा हमेशा बाकी सब क्वार्टर से अच्छा रहता है। और इस साल भी हम इस बात से खुश हैं कि
हमने नए क्लाइंट्स ऐड किए और काफी मैंडेट्स लेने की कोशिश की। जैसा आप जानते हैं कि जो नए डेट की इशुएंसेस हैं वो ज्यादातर एलटीआरओ टीएलटीआरओ से प्रेरित होकर कॉर्पोरेट्स, लार्ज कॉर्पोरेट्स और बीएफएसआई सेक्टर के जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने ज्यादा इशुएंसेस की। उससे हमारी रेटिंग इनकम ग्रोथ में थोड़ा कम इजाफा होता है क्योंकि वो लार्ज क्लाइंट्स होते हैं, कैप क्लाइंट्स होते हैं और पीएसयूज जो है वो इतनी ज्यादा फीस नहीं देते हैं। लेकिन उसके बावजूद हमको रेजोल्यूशन प्लान रेटिंग, स्ट्रेस्ड एसेट्स जो सेक्टर है उसमें काफी एक्टिविटी थी और उसमें हमको काफी ओटीआर के कारण, जो वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस की थी, उसके कारण हमको बिजनेस में इजाफा मिला। बहुत ज्यादा नहीं, बट हमको थोड़ा थोड़ा करके अपने हर मल्टीपल प्रोडक्ट्स बढ़ाने हैं, तो उससे हमको काफी सहायता मिली Q4 में। अब जैसा आपका दूसरा प्रश्न है उसके ऊपर मैं 2 मिनट लगाना चाहता हूं। मेरे लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट है कि केयर की पूरी एंटिटीज को ग्रो किया जाए। जो रेटिंग बिजनेस है, जैसा आप जानते हैं, वो तो रेगुलेटेड बिजनेस है और वो बिजनेस अपनी पेस पे चलेगा। जब इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी तो क्लाइंट्स डेट लेंगे तो वो अच्छा पेस पे चलेगा। लेकिन हम सिर्फ एक ही बिजनेस के ऊपर अपने आप को खड़ा करेंगे तो उसमें रिस्क ये रहता है कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ कम होती है तो हमारे रेटिंग्स के रेवेन्यूज गिर जाते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारी दूसरी कंपनीज है, जो रिस्क सॉल्यूशंस की कंपनी है, जो कि क्लाइंट्स को, बीएफएसआई क्लाइंट्स को क्रेडिट, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, आईएफआरएस, इस तरह के सॉल्यूशंस बेचती है, और जो हमारी एडवाइजरी प्रैक्टिस है, जो कॉर्पोरेट्स को एडवाइस करती है ऑन द फाइनेंशियल साइड, बी इट टेक्नो इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स, बी इट अदर एरियाज ऑफ एडवाइस दैट क्लाइंट्स नीड ऑल द टाइम, हम उन बिजनेसेस को भी काफी तेजी से बढ़ोतरी देना चाहते हैं। और मुझे ये बात की खुशी है कि पिछले क्वार्टर में ये 3 बिजनेसेस ने 3 करोड़ 22 लाख रुपया इस क्वार्टर में कमा के दिया है, और हम चाहते हैं कि इसके ऊपर भी हमारा फोकस रहे ताकि हम एक डाइवर्सिफाइड ग्रुप के तौर से जाने जाएं और सिर्फ एक ही बिजनेस के कारण ना जाने जाएं। ये हम जरूर मानते हैं कि रेटिंग्स हमारा कोर बिजनेस है और वो हमारा कोर बिजनेस रहेगा, लेकिन हमें और बिजनेसेस भी बनाने हैं। कोर बिजनेस रहेगा बट और बिजनेस भी बनाने हैं और डाइवर्सिफाइड एक पोर्टफोलियो आप जनरेट करने की बात करें, वहां पर हमने देखा दैट इज ऑल्सो बेयरिंग फ्रूट। जिस तरह से नंबर्स दिख रहे हैं और स्लो ग्रोथ एक दिख रही है वहां पर आते हुए, टर्न अराउंड हो रहा है वो बिजनेस, वो भी इंपॉर्टेंट है यहाँ नोट करना। तो वहां पर हम एक्टिविटी आते हुए देख रहे हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, कंपनी के जो नया बिजनेस प्लान एक आपने प्रपोज किया था, हमारी बात हुई थी व्हेन यू टुक ऑन द मैंटल, तो आपने थोड़ा टाइम लेके एक विजन बनाया कंपनी के लिए। क्या हमारे साथ ब्रॉड फ्रेमवर्क शेयर कर सकते हैं? क्या आप देख रहे हैं ऑल्सो कुछ नए पार्टनरशिप्स, टाई अप्स, फंड रेजिंग, क्योंकि आप एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस की बात कर रहे हैं, किस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स होंगी, कैसे आप इसको अनलॉक करेंगे, जो वैल्यू इसमें आपको दिखती है? ओवरऑल ब्रॉड थीम बिजनेस प्लान क्या दिख रहा है सर? देखिए, हमारी स्ट्रेटेजिक ग्रोथ जो है अगले कुछ सालों में, आपने ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। इसको हम अपनी पूरी बिजनेस स्ट्रेटेजी को बोर्ड के पास ले जा चुके हैं और हमारे पास बोर्ड से अप्रूवल है उस स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करने का। वो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में तो आपके साथ अभी नहीं डिस्कस कर पाऊंगा, लेकिन मैं आपको 2 या 3 पॉइंटर्स उसके जरूर देना चाहता हूं। हमारी जो फ्यूचर स्ट्रेटेजी है वो 3 चीजों पे बेस्ड है। एक तो हम अपने केयर रेटिंग्स का जो बिजनेस है, इसको हम अपनी जो हमारी एक लॉस्ट मार्केट शेयर है पिछले 3 या 4 साल का, उसको हम क्लॉ बैक करना चाहते हैं। हम एक टाइम पर जो स्ट्रॉन्गेस्ट कंपेटिटर है उसके साथ नेक टू नेक बाजार में थे, लेकिन आज हम उनसे कम से कम 5, 6, 7% या शायद उससे भी ज्यादा पीछे चले गए हैं मार्केट शेयर में। तो हमारी ये सबसे बड़ी जो एक प्रायोरिटी रही है 2020-21 में कि हम अपनी जो डाउन स्लाइड है उसको अरेस्ट करें। उसको हमने अरेस्ट इस समय तो कर लिया है और हम कोशिश करते रहेंगे अच्छा काम करने की और मेहनत करने की, और हमें लगता है कि उससे हमें फल मिलेगा कि हम इसके बाद इसको यहां से बॉटम आउट कर देंगे जो हमारी फॉल थी। और इसके बाद हम धीरे धीरे करके एज इकोनॉमी प्रोग्रेसेस और एज क्रेडिट मार्केट्स पिकअप इन दिस कंट्री, हम अपना मार्केट शेयर जो खो चुके हैं उसको हम वापस थोड़ा लेने की कोशिश करेंगे। ये हमारी पहली स्ट्रेटेजी है। दूसरी स्ट्रेटेजी हमारी ये है कि जो हमारे दूसरे बिजनेसेस हैं, जो मैंने आपको बताया रिस्क सॉल्यूशंस के बिजनेस हैं और जो हमारे एडवाइजरी बिजनेसेस हैं, इनकी हमने 3 या 4 साल 5 साल की स्ट्रेटेजी बनाई है और हम चाहते हैं कि इसमें हम मल्टीपल टाइम्स ग्रो कर सके। मतलब यहां पर ग्रोथ 10-20% की बात नहीं हो रही है, यहां पर मल्टीपल टाइम्स हम इन बिजनेसेस को ग्रो करना चाहते हैं अगले 4-5 साल में। एंड वी वांट टू बिकम ए वेरी स्ट्रॉन्ग
पॉइंट ऑफ कनेक्ट फॉर आवर क्लाइंट्स फॉर एडवाइजरी प्रैक्टिस एंड फॉर रिस्क सॉल्यूशंस। तो ये हमारी सेकंड स्ट्रेटजी है। इसमें टेक्नोलॉजी बहुत वाइटल प्ले रोल करेगी स्वाति जी। इसमें हम उस पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। इसमें हम अपने इंटरनल सॉल्यूशंस भी बना रहे हैं, वर्कफ्लो सॉल्यूशंस बना रहे हैं, और मोर इम्पोर्टेंटली हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स में इसमें काफी फोकस कर रहे हैं। और जो एक तीसरी स्ट्रेटेजी है, जो मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल सकता हूं, फॉरवर्ड लुकिंग नहीं होना चाहता हूं, लेकिन उसमें हम जो बिजनेसेस डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड है, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग से रिलेटेड है, इन बिजनेसेस में हम चाहते हैं कि अगर कुछ हमको अच्छा बिजनेस बाजार में मिलता है तो हम उसकी खरीदारी कर सके। पर ये उस समय के बोर्ड अप्रूवल से डिपेंडेंट होगा, उस समय के रेगुलेटरी अप्रूवल से डिपेंडेंट होगा। तो ये इनऑर्गेनिक स्ट्रेटेजी का भी इस बड़ी स्ट्रेटेजी जो मैक्रो स्ट्रेटेजी है उसमें इनऑर्गेनिक भी एक हिस्सा है, और उस पर हम फोकस करें। ब्रिलियंट सर, बहुत अच्छे से आपने आउटलाइन किया किस तरह से कंपनी की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है, क्या ब्रॉड थीम आपने बताई जो बोर्ड को प्रपोजल सबमिट हुआ है, किस तरह से ग्रोथ होगी। क्विक लास्ट दो सवाल सर। एक तो मैं ये जानना चाहूंगी किस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स हम देखेंगे कंपनी में आते हुए, क्या आप ओपन हैं कोई स्टेक सेल के लिए? आपको लगता है अनलॉकिंग हो सकती है यहाँ पर, पैसा कोई इन्वेस्टर यहाँ पर आके डाले, उसके लिए आप ओपन हैं? पहला तो ये सवाल। और दूसरा मार्जिन सर, एक पॉइंट में हम देखते थे 60-70% मार्जिन भी इस कंपनी के आ चुके थे, क्या हम उस ट्रेजेक्ट्री पर जाने के लिए रेडी हैं? इफ यस, क्या टाइमलाइंस होंगी? मैम ये दोनों क्वेश्चंस में लेता हूं। पहला क्वेश्चन जो है वो है कैपिटल से रिलेटेड। तो उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास कम से कम कंपनी में 450 से 550 करोड़ रुपया कैश है। तो हम आपको जानते ही हैं कि हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो बहुत अच्छा रहा है। पिछले कुछ सालों में 70-80%, एक साल में तो हमने उससे भी ज्यादा किया था। इस साल हमने 60% के आसपास डिविडेंड पे आउट किया है। 29 रुपए ईपीएस पे 17 रुपए हमने डिविडेंड पे आउट किया है। तो हम तो एक्चुअली कैश इन्वेस्टर्स को देते हैं डिविडेंड के फॉर्म में। तो मुझे लगता नहीं कि हमारे को प्राइमरी कैपिटल रेज करने की कोई जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम एक फ्री कैश फ्लो बनाने वाली कंपनी है। तो हम तो एक्चुअली कैश फ्लोज पे आउट करते हैं इन्वेस्टर्स को, और मुझे प्राइमरी मार्केट में कैपिटल की इस समय जरूरत नहीं दिखती है। कल को कोई बहुत बड़ा बिजनेस हम देखते हैं तो उस समय हम इस विषय में अलग तरीके से सोच सकते हैं। तो इस हमारे जो देयरफॉर हमारे जो स्टॉक की एक्टिविटी है वो सारी सेकेंडरी मार्केट एक्टिविटी है, और उस पर मैं शायद कमेंट करना नहीं चाहूंगा। जो दूसरा प्रश्न है आपका, वो आपने पूछा कि सॉरी, आप दूसरा प्रश्न अपना दोबारा बता सकेंगे? मार्जिन जो हम 60-70% के देखते थे एक पॉइंट पे, क्या? जी जी। तो उसका प्रश्न का जवाब ये है मैम कि जो ऑपरेटिंग मार्जिन 55-60% थे, उस समय कॉस्ट की जो भी प्रेशर्स थे वो मुझे उस समय मालूम नहीं है। लेकिन मैं जिस तरह से इस बिजनेस को देख रहा हूं, इसमें करीब 35 से 40% ऑपरेटिंग मार्जिन मुझे लगता है सस्टेनेबल है। किसी साल में हम इसको और स्ट्रेच कर पाए तो कोशिश करेंगे इसको और 40 से 45 की कैटेगरी में ले जाने का, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा बिजनेस नॉलेज ड्रिवन है। इसमें हमारे को बहुत टैलेंटेड लोग चाहिए और स्किल्ड लोग चाहिए काम करने के लिए, और जो हमारे लोग ऑलरेडी हैं उनको हमें रीट्रेन करना है। टेक्नोलॉजी में थोड़ा खर्चा करना है। अगर हम टेक्नोलॉजी का खर्चा दबा दें और कोई खर्चे दबा दें तो हम शायद शॉर्ट टर्म में मार्जिन को 50-55% पे ले जा पाए, लेकिन उससे हम अगले 5 साल और 10 साल की ग्रोथ कंपनी की उसको स्कटल करने का रिस्क रन करते हैं। इसलिए मेरी जो सोच है वो ये है कि हम 35 से 45% के बीच में कोशिश करेंगे अपने ऑपरेटिंग मार्जिन को सस्टेन करने की, लेकिन हमें 1-2 साल इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स करनी है ताकि हम अपने अगले 10 साल का फ्यूचर सिक्योर कर सकें। इन्वेस्टमेंट्स करनी है, लॉन्ग टर्म फ्यूचर सिक्योर कर सकें। 35 से 45% ये एक रेंज आपने दी है मार्जिन की, जो कि काफी हेल्दी है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय महाजन हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें बताने के लिए नंबर्स पर, और आगे क्या है आउटलुक केयर रेटिंग्स का, किस तरह से देख रहे हैं आप कंपनी को आगे बढ़ते हुए। तो ये थे टॉप मैनेजमेंट ऑफ केयर रेटिंग्स। स्टॉक में भी जबरदस्त मजबूती है, नंबर स्ट्रांग रहे। आप देखिए उसका रिजल्ट 40 रुपए के करीब यहाँ पे शेयर में तेजी 6% की अब बढ़त के साथ फिलहाल ट्रेड करते हुए। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं इस नोट पर ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए, क्योंकि मिन्ना इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट CFO हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे चर्चा करेंगे नंबर्स पर।